और अब बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी से आ रही है, जहां दिन दहाड़े गैंगवार हुआ है। थाने के सामने बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। हमलावरों ने एक के बाद एक 30 राउंड फायरिंग की है। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। थाने के सामने हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गोलीकांड के बाद रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार लोगों का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। घटना के वक्त वो कोर्ट में किसी मामले की पेशी के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 लोग पैदल आते हैं और फिर स्कॉर्पियो पर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। करीब 30 राउंड फायरिंग होती है। हमले के बाद तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं। फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी पहले से ही ताक लगाकर बैठे थे। उन्हें इनकी पेशी और स्कॉर्पियो नंबर का भी पता था। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। दादरी में बहुत भयंकर काम हुआ है। अभी सिटी थाने के जस्ट पास में गोलियां चली है पुलिस के सामने, अभी लेके भागे। अरे सिटी थाने के पास में भागे भाई। अभी गोलियां चली और 50 गोलियां चली है सिटी थाने के जस्ट सामने। ये देखिए, पुलिस लापरवाही करके देख रही है। कुछ ही प्रकार का, किसी प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है पुलिस से। अब पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 3 बदमाश एक बाइक पर आए थे। जैसे ही गाड़ी थाने के सामने से गुजरी, बाइक सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो के आगे बाइक लगा दी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कॉर्पियो को गोलियों से छलनी कर दिया। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। रोहित गोदारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए तस्वीर, आप देखिए, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है और हैरानी की बात यह है कि थाने के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और 50 राउंड गोलियां जो हैं वो चलाई गई हैं और उसके बाद ये बदमाश आसानी से मौके से फरार भी हो जाते हैं। हमले के बाद रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर के नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नवीन कहता है चरखी दादरी में जो गोलीबारी हुई है वो उसने ही करवाई है। स्कॉर्पियो पर हुआ यह हमला अनिल फतेहगढ़ी के ऊपर किया गया था। इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के 2 साथी मारे गए हैं और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इनके साथ चलने वाला हमारा दुश्मन होगा। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए चरखी दादरी से, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। कुमार, अपने आप में हैरान करने वाला और सवाल उठाने वाला ये मामला है। थाने के सामने बदमाशों की इतनी हिम्मत होती है कि वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं। क्या कर रही है पुलिस अभी? प्राची, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं खुद चरखी दादरी के उसी सिटी पुलिस स्टेशन में हूं और जब हम यहां पे मौके पे पहुंचे तो यहां के स्टाफ ने गाड़ी मीडिया कवर ना कर सके उसके आगे अपनी प्राइवेट गाड़ियों को अड़ा दिया। आप पीछे देखेंगे जो काले रंग की पर्दे से गाड़ी ढकी हुई खड़ी है, दरअसल ये वही स्कॉर्पियो कार है जिस पर कल 30 से ज्यादा राउंड फायर हुए। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुए और ये पुलिस स्टेशन का वो स्टाफ है जो मीडिया कर्मी को अंदर तक नहीं जाने दे रहा। ये स्थिति यहां पर है। अब सवाल ये है कि जब लगातार राउंड फायरिंग हो रही थी, गैंगवॉर जैसी एक पूरी सिचुएशन बन गई, उसके बावजूद भी पुलिस 24 घंटे के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। रोहित गोदारा ने इस पूरी फायरिंग की जो है जिम्मेदारी ली है। साथ ही साथ नवीन बॉक्सर की तरफ से एक ऑडियो मैसेज जो है वो वायरल किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अनिल फतेहगढ़ी जिसके ऊपर ये पूरा हमला हुआ और उस वक्त हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ एक 2025 के जमीनी विवाद को लेकर जो उस पर मुकदमा था उसमें पेशी के लिए कोर्ट जा रहा था, तो उसी दौरान 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी वो काले रंग की स्कॉर्पियो कार है जिसको पुलिस ने कवर कर दिया। अब ये सोचिए, पर्दा पुलिस ने गाड़ी पर डाला है या फिर अपनी जो लापरवाही है उस पर डाला है, जिसकी वजह से जो है ये पूरा गोलीकांड है वो दिन दहाड़े चरखी दादरी इलाके में होता है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ये तक नहीं पता लगा पाई कि आखिर हमलावर कौन थे। उन्हें पकड़ना तो दूर, उन्हें आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाई। तो सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। उधर से जो है रोहित गोदारा जो विदेश में बैठा एक बड़ा
गैंगस्टर है वो इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी लेता है। नवीन बॉक्सर जो उसी गैंग का एक मेन सदस्य भी है और रोहित गुदारा का बिल्कुल राइट हैंड माना जाता है, वो जो है ऑडियो मैसेज जारी करके एक इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन सवाल ये कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं आरोपियों की पहचान। बिल्कुल सोनू, पहली चूक तो ये कि थाने के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, पुलिस कुछ कर नहीं पाती, और दूसरी चूक ये कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इस गलती पर पर्दा डालने की जो कोशिश बड़ी बेशर्मी से पुलिस कर रही है वो भी आपने दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोनू। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद को दफनाने की तैयारी प्रयागराज में पूरी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर में अबान अहमद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। प्रयागराज के चकिया इलाके में इस वक्त कड़ा सुरक्षा पहरा है। पुलिस बल के जवान तैनात हैं और एसटीएफ के रडार पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, जो कि पिछले 2.5 साल से फरार है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अब एक्शन मोड में है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। इससे पहले शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद और अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। आपको बता दें कि कल अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। आज उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अतीक के रिश्तेदार, परिचित और इलाके के लोग जनाजे में शामिल हो रहे हैं और सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि शाइस्ता परवीन जो पति अतीक अहमद के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, क्या अपने छोटे बेटे के जनाजे में शाइस्ता परवीन शामिल होगी? इसी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास किए गए हैं। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के छोटे बेटे अबान अहमद के सुपुर्दे खाक में शामिल होने की आशंका को लेकर एसटीएफ इस वक्त एक्टिव मोड में है। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी इस दुर्घटना के बाद से हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। तो शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बीवी, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन पर है, 2.5 साल से फरार है। यूपी एसटीएफ और पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही हैं। ऐसे में आज जब अबान अहमद, जो कि शाइस्ता परवीन का छोटा बेटा है, उसका जनाजा आज उठेगा, उसे सुपुर्दे खाक आज कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा, तो क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल होगी? क्या वो कब्रिस्तान पहुंचेगी? इस पर पुलिस की निगाहें बनी हुई हैं। कब्रिस्तान के आसपास चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस ने कर दी है। एसटीएफ भी पूरी तरीके से एक्टिव है शाइस्ता परवीन का पता लगाने के लिए कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहां पर छिपी हुई है। हालांकि अगर अतीक अहमद के पूरे परिवार की बात करें तो अतीक अहमद के 2 बेटे उमर और अली इस वक्त जेल में बंद हैं। एक बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया है। बाकी बचे 2 बेटों में से एक की कल मौत हो गई है। अब एक छोटा बेटा अतीक अहमद का बचा है जो पढ़ाई कर रहा है। वहीं शाइस्ता परवीन लगातार फरार है। भाई अशरफ की अतीक के साथ ही हत्या कर दी गई थी और अशरफ की पत्नी भी लगातार फरार चल रही है, जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ को है। फिलहाल अबान अहमद की मौत के बाद क्या शाइस्ता परवीन से पर्दा हटेगा? क्या शाइस्ता परवीन सामने आएगी? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बताइए क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? यूपी एसटीएफ की क्या तैयारी है जनाजे को लेकर, और सुपुर्दे खाक आज जब अबान अहमद को किया जाएगा तो कितनी मुस्तैद पुलिस नजर आएगी प्रयागराज में? कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पे, जहाँ पे अतीक अहमद का अंतिम संस्कार हुआ था, अतीक के पिता का हुआ था, अशरफ का हुआ था, वहीं पे अबान को दफनाया जाएगा। वहाँ पे पुलिस लगाई गई है। लेकिन जहाँ तक बात है शाइस्ता परवीन की, तो पुलिस और जो एसटीएफ के सोर्स हैं उनका कहना है कि ऐसी उम्मीद कम ही लग रही है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होगी, दफनाए जाने के टाइम वो मौजूद होगी। क्योंकि एसटीएफ और पुलिस ये कह रही है कि जब वो अतीक अहमद का इंतकाल हुआ तब नहीं आई, अपने बेटा जो असद एनकाउंटर में मारा गया था तब नहीं आई, अशरफ जो अतीक का भाई था वो मारा गया तब नहीं आई, तो ऐसी उम्मीद कम लग रही है कि शाइस्ता अब जहां छुपी हुई है वहां से निकलेगी। लेकिन टीम्स वहां पे लगाई गई हैं और सिक्योरिटी इसलिए भी वहाँ पर है क्योंकि जो अतीक के दोनों बेटे हैं जो जेल में बंद हैं, अली और उमर, उनके पैरोल के लिए एप्लीकेशन दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उनको पैरोल दी जाए जिससे वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। तो अगर दोनों भाई को पैरोल मिल जाती है और वो जेल से छूट के आते हैं
तो भी इस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई है। लेकिन उम्मीद ऐसी कम है कि शाइस्ता परवीन जहाँ भी छुपी है वहाँ से निकलकर आज सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए शाइस्ता परवीन के बारे में तो जानकारी यही है कि वो लगातार फरार है, पति के जनाजे पर नहीं आई, असद के जनाजे पर नहीं आई, अब छोटे बेटे के जनाजे पर आती है नहीं आती है, इसको लेकर एसटीएफ ने अपना पहरा खड़ा कर दिया है। लेकिन जो जानकारी आप दे रही हैं रुचि कि दोनों बड़े बेटे जो झांसी और लखनऊ जेल में बंद हैं, क्या संभावना है उनके पहुंचने की? देखिए, एक एप्लीकेशन लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि पैरोल मिल सकती है अगर घर में किसी की मौत हो जाती है और अंतिम संस्कार में जो कैदी है, जो जेल में बंद है अपराधी, वो शामिल होना चाहता है तो उसको ये अधिकार है कि वो पैरोल मिल जाए। तो ये कस्टडी पैरोल होती है, यानी कुछ घंटे या 6 दिन मैक्सिमम उसके लिए होती है कि वो जाकर अंतिम संस्कार या जो बाकी रीति रिवाज जो हो रहे हैं, हवन या जो इसमें जैसे मजलिस वगैरह होगी, उसमें वो शामिल हो सकता है। लेकिन अब हाई कोर्ट इसको देता है कि नहीं देता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। करीब 12 बजे के आसपास उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन जज के सामने आएगी और वो फैसला करेंगे। अब अगर इनको पैरोल दोनों भाइयों को मिल जाती है तो टाइम लगेगा, क्योंकि एक लखनऊ जेल में बंद है और एक झांसी जेल में बंद है। बिल्कुल, और इसीलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के पंचकुला से आ रही है, जहां मेड ने बेटे और पति के साथ मिलकर रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को पड़ोसी की छत पर छिपा दिया गया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी मेड और उसके बेटे और पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नीरा मेहता की हत्या के तुरंत बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और वारदात को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। नीरा मेहता की लाश को पड़ोसी की छत पर छिपाने की योजना भी इसी साजिश का हिस्सा थी। नीरा मेहता की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने के 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में घरेलू नौकरानी सुनीता पहले शव छिपाने की जगह तलाशती दिखती है। अंधेरा होने पर वो बेटे के साथ मिलकर शव को पड़ोसी की छत पर ले जाती है और चादर और टाइलों और कट्टों से ढक देती है। शुरुआती जांच में सामने आया कि नीरा मेहता ने सुनीता पर घर से ज्वेलरी चोरी का आरोप लगाया था। इसी रंजिश में हत्या की गई। आरोप है कि उसे बार बार चोर कहकर बुलाया जाता था, जिससे वो बेहद नाराज थी। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। कातिल मेड ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो भी चौंकाने वाले हैं। मेड ने बताया कि उस पर चोरी के आरोप लगाए गए थे। रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी ने उसे चोर नहीं कहा। गहने चोरी के शक में नीरा नौकरानी के उसके घर पर आई और नीरा ने पूरे घर की तलाशी ली। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने बेटे के सामने ही सुनीता को चोर बताते हुए गालियां देना शुरू कर दिया, जिस पर मेड सुनीता को गुस्सा आ गया। उसने पहले नीरा का गला दबा दिया। नीरा की मौत हो गई। मौत के बाद मां बेटी टेंशन में आ गए। उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए अंधेरा होते ही पड़ोसी की छत पर शव को छिपा दिया। पति गोल्फ खेलने के बाद घर लौटे तो पत्नी नहीं मिली। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस मेड सुनीता के घर पहुंची तो पुलिस को शक हुआ और फिर सीसीटीवी सामने आने के बाद कातिल मेड पकड़ी गई। और पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने जिस टाइम ये घटना हुई है उसके तुरंत 3 घंटे के अंदर अंदर ही जो मेड थी सुनीता और उसके बेटे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज की जब खंगाली गई तो उसमें यह सामने आया कि किस तरह से जो मेड थी, जो 10 साल से ये कैप्टन है, उनके घर पर काम कर रही थी, फौज से रिटायर्ड कैप्टन है, उनके घर से काम कर रही थी और जो उनके कुछ आभूषण चोरी हुए थे जिसका जो शक था वो मेड के ऊपर गया था। और उसके बाद जब मेड से उन्होंने पूछताछ की थी तो उसके बाद ही मेड ने ये पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि जब पुलिस ने उनके घर में पहले दबिश दी, वहां पर छानबीन की तो वो जो आभूषण थे वो तो नहीं मिले, लेकिन उनको शक हुआ। शक के बाद पुलिस जो है वो छत पर पहुंचती है, छत की तलाशी ली जाती है और पड़ोसियों की जब छत की तलाशी ली जाती है तो वहां पर जो नीरा मेहता है उनका शव जो है वो वहां पर मिल जाता है। और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो उसके बाद सच्चाई से पूरा पर्दा जो है वो उठ जाता है कि किस तरह से जो सुनीता है, जो पिछले 10 साल से नीरा मेहता के यहां पर नौकरी कर रही थी, मेड का काम कर रही थी, उसने जो शव है उसको अपने ही पड़ोसी की छत पर छुपा रखा था। और इसके लिए बकायदा वो बार बार छत पर आ रही थी, लेकिन क्योंकि हर बार छत पे कोई होता था तो इसलिए वो वहां पर उसको नहीं छुपा पा रही थी। उसके बाद टाइम को जो है वो शिफ्ट किया गया और उसके बाद जब कोई नहीं था आसपास के छतों पर तो उसके बाद जो 3 घर छोड़ के जो नीरा मेहता है उनके शव को जो है वो वहां पर छुपा दिया जाता है। बहरहाल तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जो है अब इनको रिमांड लेने की जो है वो कोशिश कर रही है। जी, क्या अपना जुर्म कबूल कर लिया है पुनीत इन तीनों ने?
बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया और बकायदा वो सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से जो उसका बेटा है सुनीता का और खुद सुनीता जो है वो शव को उठाकर और वो लेकर जा रही है। ये सीसीटीवी में पूरा क्लियर दिख रहा है। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी, बहानेबाजी इन्होंने की, लेकिन बाद में पुलिस की ने जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए। और अब आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर। गुजरात में एनालॉग चीज और एनालॉग पनीर के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी विभाग का एक्शन जारी है। जामनगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड डिपार्टमेंट ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अलग अलग रेस्टोरेंट, पिज्जा पार्लर, फास्ट फूड सेंटर और दूसरी दुकानों में एनालॉग चीज और पनीर के इस्तेमाल को लेकर जांच की गई। चेकिंग के दौरान शहर की एक शॉप से रिटेल सेल के लिए रखा गया एनालॉग पनीर बरामद हुआ। इसके साथ ही पिज्जा पार्लर में छापेमारी में लगभग 14.50 किलोग्राम एनालॉग चीज मिला है, जिसे फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जब्त कर उसे वहीं पर नष्ट कर दिया। तो एनालॉग पनीर पर लगातार एक्शन गुजरात में जारी है। अब जामनगर में एक्शन लिया गया है, जहां पिज्जा पार्लर पर भी छापेमारी की गई है। एनालॉग पनीर और एनालॉग चीज जो है उसे बरामद किया गया है। तकरीबन 14.5 किलोग्राम एनालॉग चीज और पनीर बरामद हुआ है, जिसे तुरंत ही नष्ट कर दिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग लगातार गुजरात में एक्टिव है और जो नकली खाद्य पदार्थ हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद से शहर के रेस्टोरेंट, पिज्जा पार्लर और फास्ट फूड के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फूड डिपार्टमेंट का कहना है कि ग्राहकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में भी ऐसे चेकिंग ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन ने शहर के सभी फूड चेन को खाने में सिर्फ अच्छी क्वालिटी का पनीर इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। जो रिलीज ऑर्डर हुआ उसके बेस पे एनालॉग जो चीज बटर पनीर बनता है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया है। अभी कंजप्शन होता है वहीं पे उसका डिस्ट्रक्शन करो, तो ये काम सुबह से शुरू है। अब तक हमने कम से कम 12-14 पेटियाँ इंस्पेक्शन किया। इसमें से एक पेटी में से हमने 12.5 किलो एनालॉग मिला, तो उसका स्थल पर डिस्ट्रक्शन किया और उसको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया कि दोबारा नहीं होना चाहिए और ये काम हमारा अविरत चालू रहेगा। एनालॉग चीज और एनालॉग पनीर दूध की जगह पाम ऑयल और स्टार्च से तैयार किया जाता है। डेयरी की जगह इसे लेबोरेटरी या फैक्ट्री में बनाया जाता है। कम लागत के कारण कई होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट इसका इस्तेमाल पिज्जा, बर्गर और सब्जियों में करने लगे। एनालॉग पनीर स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसानदेह होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। हाई कैलोरी और रिफाइंड फैट के कारण तेजी से मोटापा बढ़ता है। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। और निर्णय के पूर्व हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, ये कार्रवाई क्या भी और भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है गुजरात के? जी बिल्कुल, अभी परसों ही ये डिसीजन आया और उसके बाद से अभी एक प्रिकॉशनरी एडवाइस जो है वो ज़्यादातर दी जा रही है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और जामनगर जैसे जो बड़े शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा खपत होती है, ऐसी जगहों पे रेस्टोरेंट्स और जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको अभी प्रिकॉशनरी वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि जो डिसीज़न लिया गया है उसके बाद 2-3 दिन का समय देना चाहते हैं, लेकिन सैंपल्स जो है वो भी साथ साथ कलेक्ट किए जा रहे हैं। अहमदाबाद में भी कल के दिन में काफ़ी जो है जगहों से सैंपल क्रिएट किए गए हैं। आज भी फूड डिपार्टमेंट की टीम जो है वो अलग अलग जोन्स में जाएंगी और अलग अलग जगहों से सैंपल कलेक्ट करेंगे और उन्हें जो ज़रूरी हिदायतें देनी है, क्योंकि गुजरात सरकार इसे बैन करने से पहले एक नोटिफिकेशन पहले भी ला चुकी है 6 महीने पहले, जिसमें ये कहा गया था कि हर रेस्टोरेंट ओनर को अपने जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे बड़े बड़े डिस्प्ले में ये लगाना है कि वो कौन सा पनीर, कौन सा बटर, कौन सी ब्रांड यूज करता है, ये सारा उसे डिस्प्ले करना है। कई जगह पे इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो वो भी करवाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कल ही एक रिपोर्ट और आई है, जो लास्ट 1 महीने में सैंपल लिए गए थे, 218 सैंपल लिए गए थे अहमदाबाद में ही पनीर के, जिसमें से 57 सैंपल जो हैं वो फेल हुए हैं। तो अभी भी आप देखिए समस्या कितनी बड़ी है। बिल्कुल, देखिए निर्णय, समस्या बड़ी है। चंद पैसों के लालच में नकली सामान के साथ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिस पर एक्शन बड़ा जरूरी है। शुक्रिया आपका निर्णय तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उस हाई प्रोफाइल एक्सप्रेसवे की जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ और 23 दिन में ही खराब हो गया।
13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के 23 दिन के अंदर ही एक्सप्रेसवे की सड़क जगह जगह से बैठ गई। कई जगहों पर गड्ढे हो गए, दरारें पड़ गई। 4700 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे की लोग रील्स बनाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद एनएचएआई की नींद खुली और एक्सप्रेसवे की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। रिपेयरिंग की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक वन वे कर दिया गया। जिस जगह पर गड्ढे हैं वहां पूरी सड़क उखाड़ी जा रही है, नए सिरे से सड़क बनाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि इस पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन सोचिए महज कुछ ही दिनों में एक एक्सप्रेसवे जो इतनी लागत से बना था वो गड्ढे में तब्दील हो जाता है, तो भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यह देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे है। पूरे रोड पर एआई कैमरे लगे हैं। 23 दिनों में सड़क पर गड्ढे होने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए। मामले पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पंखों से सड़क सुखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इसे तरक्की की नई हवा कहा। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हास्यास्पद है। 2 से 3 हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा। विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं। यहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क, बताओ 63 किलोमीटर की सड़क और 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी हो और बारिश पड़ते ही उसमें गड्ढे पड़ गए हो, रिपेयर करना पड़ रहा हो, तो बताओ ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये लूट है कि नहीं है। न केवल यहां पर इन्होंने लूटा है, हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की, सोचिए आप। अब अखिलेश जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठना बड़ा लाजमी है। करोड़ों की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में आखिरकार 23 दिन के अंदर ही गड्ढे कैसे हो गए, ये अपने आप में एक अजूबा है। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोग सड़क पर गड्ढों और धंसी सड़क से परेशान हैं। उन्हें भी लगता है कि एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान ठीक से सुपरविजन नहीं किया गया। यहाँ पे आज देखिए आप, लखनऊ से कानपुर जाने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4700 करोड़ रुपए से बनाया गया है। 4700 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यहाँ नौबत ये आ गई है कि यहाँ पर ये सड़क पूरी खोदनी पड़ी है। करीब 300 मीटर का ये हिस्सा है जिसको नीचे तक खोदा गया है, क्योंकि ये सड़क बार बार यहाँ धंस रही थी। अब यहाँ अंदर तक लंबा गड्ढा किया गया, अंदर से मिट्टी निकाली गई, नई मिट्टी डाली गई और उसके बाद अब यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। काम चल रहा है, यहाँ पे रोलर्स चल रहे हैं, डामर यहाँ पे डाला जा रहा है, सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। तो बड़ा सवाल है कि जिस सड़क का, जिस हाईवे का उद्घाटन अभी 13 जुलाई को हुआ था, 24 दिन बाद आखिर इसकी नौबत ऐसी क्यों आ गई। यहाँ पे सबसे पहले 26 जुलाई को गड्ढा हुआ था और उसके बाद जो एनएचएआई के लोग हैं उनका कहना है कि काफ़ी बड़े इसमें लंबाई में सड़क में दिक्कत नज़र आ रही है। उस पार भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और आगे भी गड्ढा है, जगह जगह सड़क धंस रही है। लिहाजा अब ये पूरी सड़क, ये रास्ता बंद कर दिया गया है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। जो गाड़ियां हैं वो दोनों तरफ की उसी साइड चल रही है और यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ कुछ पंखे भी रखे हुए हैं। अब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर इसको लिख दिया है कि सड़क सुखाने का काम ये पंखे कर रहे हैं। इस समय ये पंखे बंद हैं, लेकिन एक किसी से बात हुई, उन्होंने कहा सड़क सुखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सड़क कब पूरी बन के तैयार होगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सड़क पे जगह जगह प्रॉब्लम है। सड़क पर हम जब चले तो हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें पैच दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं, सड़क धंसी हुई भी दिखाई दे रही है। इस बीच एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर और 2 इंजीनियर और 2 साल तक एनएचएआई के किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल करने से मना कर दिया गया है। एनएचएआई के 2 प्रोजेक्ट मैनेजर को भी चार्जशीट दी गई है। 1-2 दिन में ही एक्सप्रेसवे पूरी तरह रिपेयर कर दिया जाएगा। इसका खर्च कंपनी से ही वसूला जाएगा। ये 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिलाकर के 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता और
यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। और हम लोग जो मटेरियल निकाल रहे हैं उससे एकदम प्राइमरी फेसिया यही लग रहा है कि सारे मटेरियल्स ठीक हैं और मिट्टी में ही पानी जाने के कारण नीचे पानी मिट्टी के दबने से ऊपर का सतह जो है नीचे दब गया है। और अब खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां सांगनेर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक्शन देखने को मिला है। दुनिया भर में रंग रंगाई और छपाई के लिए मशहूर 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों को प्रदूषण बोर्ड ने सील कर दिया है। फैक्ट्रियों पर गंदा और जहरीला पानी बहाने का आरोप है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। फैक्ट्रियों पर बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी बहाकर नदियों के जल को प्रदूषित करने का आरोप लगा है। सांगानेर में करीब 2500 कपड़ा उद्योग हैं। रंगाई, छपाई, धुलाई, सिलाई, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी हजारों यूनिट दिन रात काम करती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भजनलाल सरकार प्रदेश में एक तरफ रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जयपुर में तमाम लोगों का रोजगार छिन जा रहा है। जयपुर का सांगानेर जो इंडस्ट्री है वो पूरा विश्वविख्यात है और लगभग 2500 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिससे लगभग 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और यहाँ से छपाई रंगाई का काम होता है। लेकिन अचानक से पॉल्यूशन बोर्ड का एक डिसीजन आता है कि जो फैक्ट्रियाँ CETP से नहीं जुड़ी हुई हैं वो फैक्ट्रियाँ पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और ऐसे में लगभग 150 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई, सील कर दी गई और सिर्फ 150 के अलावा लगभग इन्हीं के समर्थन में 600 से 700 और फैक्ट्रियाँ जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। लेबर जो उत्तर प्रदेश बिहार की थी हजारों की तादाद में, वो यहाँ से पलायन कर गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक फैक्ट्री है सांगानेर इलाके की और इस फैक्ट्री में पॉल्यूशन बोर्ड ने अब टीम के साथ आकर इस तरीके की सील लगाई है। ये सील यानी ये मशीन नहीं चल सकती। अब यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोसेस होता है धुलाई का, उसके बाद रंगाई छपाई। चूँकि सांगानेर में एक बड़ा व्यवसाय है, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन एक अचानक से पॉल्यूशन बोर्ड का फैसला इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि रोजगार कैसे होगा, क्योंकि 150 फैक्ट्रियाँ तो सील हैं और उसके समर्थन में 500-600 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। इसका खामियाजा सिलाई करने वाले उन लोगों को के रोजगार भी पड़ेगा, वहाँ पे काम कैसे आएगा, जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर काम काज कैसे होगा। ये पूरी आप फैक्ट्री देखिए, ये फैक्ट्री अमूमन यहाँ पर 20 से 25 लेबर हर एक फैक्ट्री में होता है और यहाँ से कपड़े धुल के जो बाहर से कपड़े आते हैं और उसके बाद यहाँ दूसरा प्रोसेस आगे इनकी फैक्ट्रियों में होता है। वहीं सांगानेर की कपड़ा फैक्ट्रियों में रंगाई, धुलाई और छपाई के दौरान भारी मात्रा में खतरनाक रसायनों का और रंगों का उपयोग किया जाता है। बिना ट्रीटमेंट के इस केमिकल युक्त पानी को पास की नदी और आसपास के खेतों में खुलेआम बहाया जा रहा था, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा था। जिस CETP प्लांट का उद्घाटन 2018 में हो जाना चाहिए था वो जाके 2026 में तैयार हुआ है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अभी चल नहीं रहा है। ये वो CETP 5 बीघा में बना प्लांट है। आप देखिए वसुंधरा सरकार के समय में ये प्रोजेक्ट लाया गया था, क्योंकि सांगानेर में जिस तरीके से छपाई रंगाई की इंडस्ट्री है उससे निकलते हुए दूषित पानी को ट्रीटमेंट किया जा सके, उस पानी का रीयूज़ किया जा सके और इस प्लांट को 2018 में बन जाना था। वसुंधरा सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आई, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिटिगेशन में फंस गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट का ठेका जिस व्यक्ति को मिला गुजरात के, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लिटिगेशन में फंसा दिया। उसके बाद अब 2026 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन अब इससे बहुत कम यानी उद्योग की जो इंडस्ट्रीज की जो फैक्ट्री थी वो जुड़ी हैं, कई सारी बची रह गई हैं। घनश्याम कुलवाल डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट बनना था 2018 में, 2026 हो गया है, आपका शुरू नहीं हुआ है और अब तलवार उन फैक्ट्रीज पे भी लटक गई हैं जो इनसे जुड़ नहीं पाई हैं, तो अब ये समावेश कैसे करेंगे? सर, ये 2019 में इसका उद्घाटन करवाया गया, नहीं उस समय तक प्लांट बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उद्घाटन हुआ